हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस और अब तक आपने मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड प्रोबेबिलिटी, इससे रिलेटेड जो केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन होंगे वो किस टाइप से रिप्रेजेंट हो सकते हैं वो हमने रीड कर लिए थे। लेकिन अभी हमने बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। लेकिन है ना, अभी तक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप में आ गया होगा कि केस स्टडी का क्वेश्चन पेपर में किस तरह से पूछेंगे। एक्चुअल में आपके जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं वही हैं, बस उनके सब पार्ट्स आपके सामने आ जाते हैं और ऊपर है ना किसी भी क्वेश्चन को थोड़ा सा थ्योरी की फॉर्म में लिख देते हैं ताकि वो केस स्टडी बन जाए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये आपने पहले किया हुआ है, आपको रीड करने से पता भी लग जाएगा। जो टॉपिक है वो है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में से आपको याद होगा जो लीनियर इक्वेशन टाइप के जो क्वेश्चन थे, एक बार ऐसा करते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं। पहले देखो, 3 friends Gulshan, Ashish and Himanshu went to a vegetable market to purchase vegetable. From a vegetable shop, Gulshan purchased 1 kg of each potato, onion and brinjal for a total of ₹21। देखो, 1 kg each और टोटल ₹21। ठीक है, बहुत सस्ते ज़माने की बात हो रही है ये। अब आगे चेक करो, आशीष परचेज्ड 4 kg ऑफ पोटैटो, 3 kg ऑफ अनियन एंड 2 kg ऑफ रिंजल फॉर ₹60, वाइल हिमांशु परचेज 6 kg पोटैटो, 2 kg अनियन एंड 3 kg ब्रिंजल फॉर ₹70। ये तो पूरा का पूरा आपको एक केस बना के दे दिया कि इसके फॉर्म पे अब हम क्या क्या कर सकते हैं। देखो, क्योंकि 5 पार्ट्स होंगे पेपर के अंदर, लेकिन हमने टोटल 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो एक बार मैंने अभी तक फर्स्ट पार्ट आपके सामने लिखा है, चेक करो। फर्स्ट पार्ट इज, इफ द कॉस्ट ऑफ पोटैटो, अनियन एंड ब्रिंजल आर ₹XYZ पर kg रिस्पेक्टिवली, देन एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन सिचुएशन। एक मिनट, इधर ऐसा करो, इस पे ध्यान मत दो, आप इस पे ध्यान दो कि पोटैटो का जो रेट है वो ₹X पर किलोग्राम है, अनियन का ₹Y और इसका ₹Z। और अब हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले गुलशन ने 1 kg पोटैटो, अनियन और ब्रिंजल ये मार्केट से परचेज किए थे ₹21 के। अब आप सोचो, 1 kg अनियन लिए, सॉरी पोटैटो लिए तो उसके रुपीस थे X। तो इसका मतलब सबसे पहली जो कंडीशन बनेगी, यहां देखो, X रुपीस के क्या होंगे, 1 kg पोटैटो। अच्छा, अनियन भी उसने क्या किया, 1 kg लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ₹Y। और थर्ड वो भी ब्रिंजल भी 1 kg लिए तो ₹Z। टोटल मिलाकर ₹21 दिए। अब आशीष की बात करें, आशीष परचेज्ड 4 kg पोटैटो। 1 kg पोटैटो का रेट X रुपीज है तो 4 kg का 4X हो जाएगा। अनियन का 3 kg है और रेट कितना था Y, तो इसका मतलब 3Y। और ब्रिंजल जो है वो 2 kg लिए तो मतलब 2Z और टोटल ₹60 दिए। ठीक है, अब हिमांशु की बात करें, 6 kg पोटैटो लिए तो मतलब 6X, 2 kg अनियन 2Y एंड 3 kg ब्रिंजल तो 3Z इक्वल्स टू 70। इतना क्लियर है? इतना आने के बाद अब आप चेक करो, ये हमने एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने शो कर दी। ये पूरा का पूरा ऑप्शन में ढूंढो कहां पर है आपके पास। यस, X प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 नहीं, ये गलत है। ये 21 सही है, ये इक्वेशन भी देखो बिल्कुल सही है और ये भी सही है, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर भी आगे चेक कर लो, नहीं ये गलत है, इसमें 70 ये भी गलत है, तो ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर है। क्लियर? अच्छा, वैसे मैं अगर आपसे पूछूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको, आपको अच्छे से पता होगा, आपने मैट्रिक्स वाला टॉपिक है ना बहुत अच्छे से रीड किया था। हमने किसी भी सिस्टम को, सिस्टम का मतलब जो लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स के फॉर्म में जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसको इस तरह से लेट कर लिया करते हैं, AX इक्वल टू B। याद है आप लोगों को? A का मतलब यहां लिख देता हूं, वेयर A इक्वल्स टू, A का मीनिंग होता है यहां जो कॉफिशिएंट है ना इनके मैट्रिक्स, 1 1 1, 4 3 2, 6 2 3। अच्छा, ये कर क्यों रहा हूं? एक्चुअल में आगे आने वाले पार्ट्स में भी यूज होगा, वो आपके सामने मैंने लिखे नहीं, लेकिन एक बार देख लो इसको। और X का मतलब वेरिएबल फॉर्म में मैट्रिक्स X Y Z। बेटा क्योंकि ना आप लोगों ने ये बहुत अच्छे से रीड किया हुआ, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं। B इज कांस्टेंट वाली जो मैट्रिक्स बनेगी 21 60 70। ठीक है, ये तो क्लियर है? ओके, अब हम एक काम करते हैं, अब हम इसका सेकंड पार्ट चेक करो आपकी स्क्रीन पर। द एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन
फर्स्ट इज रिप्रेजेंटेड इन मैट्रिक्स सिस्टम एज। अब देखो नीचे इन्होंने ना 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 में से ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो इसके सेम हो जाए। मतलब इन्होंने ए एक्स इक्वल टू बी और ये सब लिखा हुआ है, सही है। तो आप चेक करो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। चेक करो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब इतना नोट करो, फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ओके, अब थर्ड पार्ट चेक करो। उससे पहले वहां चेक कर लो, मैंने वो जो इक्वेशंस हैं और जो मैट्रिक्स वाली फॉर्म थी उसको अभी तक इरेज नहीं किया, वो एज इट इज वहां है, ठीक है। क्वेश्चन जो है थर्ड पार्ट वो चेक करो, ए एक्स इक्वल्स टू बी देन एक्स शुड बी, इनमें से कौन सा आंसर सही है। ये आपको अच्छे से पता है क्योंकि ना ऐसे टॉपिक है ना आपने बहुत बार रीड कर लिए तो थोड़ा इजी लग रहा होगा। जैसे यहाँ पर ए एक्स इक्वल टू बी है, अगर आपको पता है ए को रिमूव करना है तो ए डिवाइड में नहीं जा सकता, मैट्रिक्स है ये। इसको रिमूव करने के लिए बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, याद आ गया। और ए इनवर्स इंटू ए हो जाता है आई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, याद आ गया। और आई को आप एक्स से मल्टीप्लाई करोगे देन एक्स, मतलब यहां से आई रिमूव कर देंगे तो एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए इनवर्स बी। तो आप चेक करो, दिस इज ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। और आपको अच्छे से पता है कहीं गलती से बी ए इनवर्स मत समझ लेना, इसमें कॉम्यूटेटिविटी एग्जिस्ट नहीं करती है मैट्रिक्स के अंदर, याद है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आगे चेक करो, फोर्थ पार्ट इज ए इनवर्स। इनवर्स अगर आपको फाइंड करना है तो आपको पहले 2 अलग अलग पॉइंट्स, एक तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू और एक एडजॉइंट ए, वो आपको आना चाहिए। तो हम एक बार फटाफट से यहाँ लिखेंगे, देखो चेक करो 4 ऑप्शन गिवन है हमारे पास। वैसे आपको एक बात और भी पता है, ए इंटू ए इनवर्स का आंसर आई होता है ना। तो ए आपके पास है, ए इनवर्स बहुत सारे हैं, अगर मल्टीप्लाई करने बैठोगे ना टाइम ज़्यादा लगेगा। हम ऐसा करते हैं, हम पूरा सॉल्व करके देखते हैं। मतलब सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए, देखो डिटर्मिनेंट ए, क्योंकि 1 1 नंबर के क्वेश्चन है तो थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं, फटाफट से देखो। 1 के साथ इस वाली रो और कॉलम को अगर छोड़ देंगे तो 9 - 4 आएगा, सही है। 1 के साथ क्या आएगा, 9 - 4। फिर -1, याद है। -1 के साथ क्या आ जाएगा, ये वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे तो 12 - 12 दैट इज 0। फिर +1, 1 के साथ क्या आएगा, 8 - 9, सॉरी 12 नहीं 18, 8 - 18। ओके, ये हो जाएगा 9 - 4 5, ये 0 हो जाएगा और ये -10 दैट इज -5, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट एक आंसर है। अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट निकालना याद है, एडजॉइंट के लिए हमें अलग अलग कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे सभी के। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ी जगह ये चलो यहाँ थोड़ा छोटा छोटा लिखने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ ध्यान से देखना सभी, मैं यहाँ पर एडजॉइंट ए की बात कर रहा हूँ। एडजॉइंट ए के लिए ए डी जे लिख के ए लिखा करते हैं और इसका आंसर मैट्रिक्स में यहां पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो नंबर है उसकी रो और कॉलम को छोड़ देंगे और ये उतार देंगे 3 2 2 3, 3 2 2 3। ये एक स्मॉल डिटर्मिनेंट बना ली और इसके आगे प्लस यूज किया, याद है। ये तो आपको पता होगा कि ये जो एलिमेंट है ये A11 होता है। 1 1 का मतलब अगर उनको प्लस करेंगे तो इवन, इवन का मतलब प्लस, ओड आए तो माइनस। बेटा याद तो है ना कोफैक्टर वाली बातें। अब इसके आगे अगला नंबर 1 वाली रो और कॉलम को छोड़ देंगे, 4 2 6 3, 4 2 6 3 डिटर्मिनेंट में और इसके आगे माइनस। नेक्स्ट वाली इसको छोड़ेंगे तो 4 3 6 2, 4 3 6 2। ये 43 नहीं है बेटा, थोड़ी जगह कम है इसलिए मैंने ऐसा लिखा। और ये मैट्रिक्स और इसकी पावर में हम टी लिखा करते हैं, मतलब ट्रांसपोज, दिख रहा है सबको। इसके आगे प्लस का सिंबल आएगा। इसी तरह यहाँ पर देखो 4 वाली रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 1 2 3, 1 1 2 3 और इसके आगे माइनस आएगा, सही है। नेक्स्ट ये वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे तो 1 1 6 3, 1 1 6 3 इसके आगे प्लस आएगा। और यहाँ पर इस वाली रो और इस वाले कॉलम को छोड़ेंगे 1 1 6 2, ठीक है। हो सके तो वीडियो पॉज करके खुद ही ट्राई कर लो। 6 वाले को छोड़ेंगे तो 1 1 3 2, 1 1 3 2। नेक्स्ट 2 के लिए
इस वाली रो और कॉलम को छोड़ेंगे 1142 और नेक्स्ट वाली रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो 1143। हाँ बेटा, कुछ बच्चों को पता लग गया सर गलती कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा, बस ये चेक करते रहा करो। देखो प्लस माइनस प्लस और यहां पर आएगा माइनस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, यहां पर आ जाएगा 9 माइनस 4 दैट इज 5, दिस इज 12 माइनस 12 0, 8 माइनस 18 माइनस 10, यहां पर 3 माइनस 2, 1 होगा और बाहर माइनस पड़ा है तो -1, 3 माइनस 6 -3, 2 माइनस 6 -4 और बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, पावर में t है। यहां पर 2 माइनस 3 -1, 2 माइनस 4 -2 और ये +2 हो जाएगा, 3 माइनस 4 -1। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे 5 0 -10, याद है ना, रो को कॉलम बना देते हैं, -1 -3 4 -1 2 -1, ठीक है। समझ आ गया बेटा। इतना आने के बाद अब आपको अच्छे से पता है ए इनवर्स, मैं यहां लिख देता हूं, वहां थोड़ी जगह नहीं है। ए इनवर्स की डेफिनेशन होती है 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो अगर हम यहां डिटर्मिनेंट ए की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो 1/-5 और एडजॉइंट ए की वैल्यू 5 -1 -1 0 -3 2 -10 4 -1, यानी ऑप्शन नंबर, इसमें नहीं, इसमें 00 आ रहा है, यहाँ पर इसमें यहाँ 00 आ रहा है, गलत है, इसमें तो बाहर ही नहीं है, ये चेक करो, इसमें सारा का सारा सेम है, देखो बिल्कुल डी इज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर। देखो वैसे आपको 4 ही पार्ट करने हैं पेपर में, तो अगर यहाँ तक पहुँच गए तो अगला पार्ट देखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसको नोट करो, हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ओके, 5th पार्ट चेक करो, द कॉस्ट ऑफ पोटैटो अनियन एंड ब्रिंजल आर। देखो ये 4 ऑप्शन गिवन है, इससे पहले आप लोगों के पास अब तक जो जो रिजल्ट आए हैं मैंने अभी तक वो रिजल्ट वहां लिखे हुए हैं, इरेज नहीं किए। देखो इस बार हमें क्योंकि रेट फाइंड करने मतलब कॉस्ट फाइंड करनी है, तो हमने ये जो इक्वेशन थी ना x इक्वल टू ए इनवर्स पी, अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करनी शुरू करूं, देखो ए इनवर्स इज -1/5, ये लिखा हुआ है सामने, 5 -1 -1 0 -3 2 -10 4 -1 एंड b इज, b चेक करो, b आपके पास है 21 60 70, ठीक है। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई, रो को कॉलम से। अगर रो को कॉलम से आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं समझ आता है तो आप रफ में लिख लिया करो, ये रफ वर्क है, ध्यान रखना। दिस इज 105 -60 -70, ये समझ आ गया अच्छे से। इतना आने के बाद ये फर्स्ट रो थी, ये रफ वर्क था, इसको हटा दिया। सेकेंड वाली रो 0 -3 2 0, दिस इज -180 एंड दिस इज +140, रफ वर्क था। नेक्स्ट जो थर्ड वाली रो है -10 4 -1, बेटा याद तो है ना मल्टीप्लाई, यस वेरी गुड। अब इधर चेक करो, -210 +240 और -70। देखो हो सकता है कैलकुलेशन जल्दी जल्दी में मुझसे कोई मिस्टेक हो तो अपने आप सही कर लिया करो, ठीक है। तो ध्यान रखा करो, ऐसा नहीं कि सर हर बार सही करते हैं, आप लोग ध्यान रखा करो। -1/5, इसको चेक करो, देखो ये 130 है माइनस का, ये माइनस करेंगे तो -25 आएगा और ये हो जाएगा -40। इसको अगर ऐड करेंगे तो -280 और इसमें -40 आ जाएगा। ये -5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो +5 8 8 और इधर क्या था हमारे पास x, x का मतलब क्या था x y z का मैट्रिक्स। कंपैरिजन करेंगे तो x की वैल्यू 5 आएगी, y 8 आएगा, z 8 आएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। क्लियर। अब आप इसको नोट कर लो। और आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने काम खत्म नहीं किया, मतलब हम केस स्टडी की प्रैक्टिस अभी करते रहेंगे। कोशिश ये करेंगे डिफरेंट चैप्टर में से किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आपके सामने लेकर आऊँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में एक केस स्टडी क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।